अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी कि वेव एक मेकेनिज़्म है जिसके तहत किसी मीडियम में से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। और सादा सी एग्जांपल भी हमने इसके ली थी। इसके बाद वेव्स की टाइप्स हमने देखी थी और फिर हमने प्रोग्रेसिव वेव जो कि हमारे पास होती हैं उनकी टाइप्स क्या कुछ होती हैं उनको हमने बेटा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। और आखिर के अंदर मैंने दो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे कि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्यों रखती हैं। और दूसरा सवाल मैंने ये आपसे किया था कि समंदर चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए या उनकी डिटेक्शन के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम रेडियो वेव्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो पहले मैं बेटा सवालों का जवाब दे देता हूँ। हमारे पास बेटा ये साउंड वेव्स दोनों तरह के, आपके पास सॉलिड्स हों या फिर आपके पास बेटा लिक्विड्स हों, लिक्विड्स और एयर जिनको फ्लूइड्स कहते हैं, दोनों तरह के मीडियम के अंदर सेटअप हो जाती हैं। लेकिन चूंकि इनकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है हमारे साउंड वेव्स की, इसी वजह से ज़्यादा फासला फ्लूइड्स के अंदर ट्रैवल कर जाती हैं। जबकि हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं या इवन के हमारे पास जो बॉडीज़ हैं जिनमें से ये साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होने की वजह से बेटा वहाँ पर बेटा कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ हद तक ट्रैवल करने के बाद बेटा ये एंड अप हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर इनकी बेहतर लॉन्गिट्यूडनल नेचर देखनी हो तो आप इन्हें फ्लूइड्स के अंदर देखें, मतलब एयर के अंदर या फिर लिक्विड्स के अंदर देखें। अब यही सवाल हमने दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी देखना था। हमारे पास बेटा जो अल्ट्रासोनिक्स वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, ये ज़्यादा डेप्थ तक ट्रैवल कर सकती हैं किसी भी एक फ्लूइड में से, जैसा कि सी का वाटर है तो ज़्यादा गहराई तक वो जा सकती हैं। जबकि हमारे पास रेडियो वेव्स अगर उनको बेटा देखना चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास बेटा वो फ्लूइड्स के अंदर इतना ज़्यादा फासला तक ट्रैवल नहीं कर सकती, वो जल्द ख़त्म हो जाती हैं, एंड अप हो जाती हैं। इसी वजह से हम रेडियो वेव्स को यहाँ फ्लूइड्स के अंदर, ख़ास करके लिक्विड जैसा कि वाटर है उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्ट्रासोनिक वेव्स को इसीलिए बेटा हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये उन दो क्वेश्चंस का आंसर थे। आज का टॉपिक हमारा बेटा है पीरियोडिक वेव्स। उन्हीं प्रोग्रेसिव में से कुछ ऐसी वेव्स भी हमें देखने में आती हैं जो कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल वो अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं, एक ख़ास वक्त के वक्फा के बाद, एक पीरियड के बाद। तो उन वेव्स को बेटा नाम दिया जाता है पीरियोडिक वेव्स। डिफाइन करते हैं बेटा इनको, द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टिन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम आर कॉल्ड एज पीरियोडिक वेव्स। ऐसी वेव्स जो कि मीडियम में कॉन्टिन्यूस, मुसलसल और रिदमिक डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हों, उनको बेटा नाम दिया जाता है पीरियोडिक वेव्स। जैसा कि बेटा आपके पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग मैस सिस्टम। ठीक है बेटा, स्प्रिंग मैस सिस्टम, एक स्प्रिंग मैस सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स होती हैं वो बेटा पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। अब इनकी दो तरह की टाइप्स आ जाती है फर्दर बेटा। पहली है बेटा ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। ट्रांसवर्स वही लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे बेटा, द पीरियोडिक वेव्स इन विच द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली to the direction of motion of waves are called as transverse periodic waves। ऐसी वेव्स जिनके अंदर मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेशन हमेशा परपेंडिकुलर रहे टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस तरह की पीरियोडिक वेव्स को बेटा हम कहेंगे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, जिनकी मिसाल अभी मैंने कही स्प्रिंग मैस सिस्टम हमारे पास जो मौजूद होता है। स्प्रिंग मैस सिस्टम से बनने वाली हमारे पास ये वेव्स बेटा किस तरह की हैं, ट्रांसवर्स हैं। अगर आप मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन को देखना चाहें, ये इस तरह से बेटा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जबकि वेव की मोशन की डायरेक्शन वो इस तरफ हमारे पास पाई जाती है। तो अगर तो वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर हो तो इस तरह की वेव्स को हमने ट्रांसवर्स कहा था। अब चूंकि पीरियोडिक हैं, हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम से पैदा होने वाली वेव्स पीरियोडिक होती हैं, एक ख़ास वक्फा के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन करता है।
बल्कि इवन के सिंपल हार्मोनिक बन जाती है। ठीक है बेटा, SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखें तो हमारे पास पीरियोडिक बेटा बन जाती हैं। अब इस तरह की वेव्स के लिए कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं, जिनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए स्प्रिंग मैथ सिस्टम से जो हमारे पास ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स बनती हैं, उनके अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। कि किसी भी एक पार्टिकल का ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस होता है, या अगर उसको आप क्रस्ट के अंदर देखना चाहें या फिर आप उसको ट्रफ के अंदर देख लें, दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका डिस्टेंस होगा बेटा, ये इसका बेटा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, इसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें हमारे पास जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम है वाइब्रेट कर रहा होता है, ये अपनी इब्तदाई पोजीशन के आगे पीछे अपनी वाइब्रेटरी मोशन बेटा परफॉर्म करता है। दूसरी जो टर्म है बेटा यहाँ अंडरस्टैंड करने की, वो है वेवलेंथ। डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव क्रस्ट, हेयर इज, ये भी क्रस्ट है बेटा, आपके पास ये भी क्रस्ट है, इन दो कंसेक्टिव क्रस्ट्स के दरमियान में ये जो बेटा डिस्टेंस बनने जा रहा है, इस डिस्टेंस को बेटा कहा जाता है वेवलेंथ। ठीक है बेटा, और इसको बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा। अब दूसरी टर्म होती है बेटा टाइम पीरियड। टाइम फॉर विच वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस फॉर वन वेवलेंथ इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक वेवलेंथ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में वेव को जो वक्त लगेगा वो बेटा उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। हेयर इज, जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा से, लेट से फर्ज कर लें बेटा हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट ट्रैवल करता हुआ जब ए के ऊपर पहुंचेगा तो जितना वक्त आप काउंट करेंगे वेव के इस गुजरने में, उसको बेटा नाम दिया जाएगा टाइम पीरियड का। इसके बाद है बेटा वेव इक्वेशन। इस तरह के जिस्म के लिए दो बातें नोट कीजिए बेटा। अगर हमारे पास स्प्रिंग से बंधे हुए एक मास को ऑब्जर्व किया जाए जो कि हमारे पास बेटा ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है, ऑसिलेटरी मोशन इसकी होती है, टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है, ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। अब ऑसिलेटरी मोशन ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स हमें बना के दे रही होती हैं। इसके अंदर गौर कीजिएगा, अगर तो वेव जो सेटअप हो रही हैं उसके ऊपर किसी पार्टिकल को देखना चाहें, जब पार्टिकल एक वेवलेंथ का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये हमेशा उस टाइम के बराबर हो जाएगा जो टाइम पीरियड यहाँ से इसे अपनी एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने में लगेगा। मतलब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पर आएगा, मीन से लोअर एक्सट्रीम के ऊपर जाएगा, फिर लोअर एक्सट्रीम से मीन पर आएगा। इस कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर जो इसको वक्त लगेगा वो इसका बेटा कहलाता है टाइम पीरियड। और इधर से एक वेव को वेवलेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम दरकार पड़ेगा वो भी हमारे पास टाइम पीरियड है। तो यहाँ से हमने वेव इक्वेशन के अंदर एक जो टर्म इस्तेमाल करनी है वो ये हमारा कंसेप्ट होगा। स्पीड ऑफ द वेव को बेटा अगर v से रिप्रेजेंट किया जाए तो स्पीड का फार्मूला सिंपली आपने पढ़ा था बेटा s डिवाइडेड बाई t। ठीक है, फासला बेटा वक्त। अब फासला क्या है, फासला वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव है जिसे हमने लैम्डा से जाहिर किया हुआ है, जबकि t टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए अपनी एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जो दरकार वक्त पड़ेगा वो बेटा हमने टाइम पीरियड यहाँ डिवाइड करना है। अब v को लैम्डा डिवाइडेड बाई t, t यहाँ पर बेटा टाइम पीरियड है और जस्ट मैं लैम्डा को अगर अलग कर दूं तो 1/t इसको लिखा जा सकता है। एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का रिवर्स आपके पास फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ से आप 1/t को बेटा फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो v बराबर है f लैम्डा, इसे बेटा वेव इक्वेशन कहा जाता है, जहाँ f फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन है, लैम्डा वेव लेंथ ऑफ द वेव है। इसके बाद है बेटा एक रिलेशन हमने कैलकुलेट करना है बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस। हमारे पास इस वेव के ऊपर मौजूद डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है हमारे पास बेटा, बी पॉइंट है, फिर हमारे पास अगर इसको ए प्राइम कर दिया जाए यानी कि एक जैसे पॉइंट, क्रस्ट के ऊपर मौजूद पॉइंट, ट्रफ्स के ऊपर मौजूद पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के दरमियान में फेज किस तरह का है, यानी कि इनकी हालत किस तरह की होती है जब वेव ट्रेवल करती है।
और दूसरा बेटा उसी लम्हे हमने ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑसिलेटिंग सिस्टम जो हमने लिया था स्प्रिंग मैथ सिस्टम, जिसकी वेव को हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटा ये पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो इन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए कि किस तरह का इनका आपस में रिलेशन होता है, वो रिलेशन बेटा हमने देखना है। वो हमारे पास बेटा फेज डिफरेंस का फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 पाई x डिवाइडेड बाई लैम्डा, जहाँ लैम्डा बेटा वेवलेंथ है और x आपके पास बेटा क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और अ पॉइंट ऑन द वेव है यहाँ पर। हियर इज, इसका स्नैपचैट मैंने यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। एज वी नो दैट, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रांसफर्स पीरियोडिक वेव्स थी। इस ट्रांसफर्स पीरियोडिक वेव्स के लिए हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट फर्ज कर लेते हैं। एक पॉइंट P है, दूसरा P प्राइम है और P डबल प्राइम है। हमने एक ही लेवल के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। फिर C प्राइम, C डबल प्राइम, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। इधर से बेटा ट्रफ्स के अंदर D पॉइंट है, D प्राइम पॉइंट है। नेक्स्ट वन आने वाला ट्रफ के अंदर बेटा D डबल प्राइम भी हम उसको डिनोट करा सकते हैं। इसके अंदर बेटा गौर कीजिएगा, एज वी नो दैट, देखें C प्राइम, C डबल प्राइम, ये सारे के सारे एक ही टाइम के अंदर क्रस्ट के ऊपर आ रहे हैं। जब यही C इस D के ऊपर पहुंचेगा, D की पोजीशन पर पहुंचने पर यानी कि ट्रफ के अंदर चला जाता है, तो C प्राइम भी ट्रफ के अंदर आ जाएगा, C डबल प्राइम भी ट्रफ के अंदर आ जाएगी, यानी कि एक जैसा इनका डिस्टेंस है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि तीनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना चाहें, C को, C प्राइम को, C डबल प्राइम को, या इवन के P प्राइम और P डबल प्राइम को, तो ये सेम फेज में है, यानी कि इनका आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। अगर C क्रस्ट पर है तो C प्राइम भी क्रस्ट पर आ जाता है, C डबल प्राइम भी क्रस्ट पर आ जाता है। अगर C ट्रफ के अंदर चला जाता है डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है C प्राइम, और उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है C डबल प्राइम, यानी कि आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट कहने का ये मकसद है। और इनकी बेटा वेलोसिटीज भी सेम है। एज वी नो दैट, एक जैसा वक्त भी लेंगे और एक जैसा डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटीज भी बेटा यूनिफॉर्म रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखना है इन तमाम तर पॉइंट्स के लिए जो कि इन वेव्स के ऊपर हम कंसिडर कर लेते हैं। अब इस तरह की वेव फॉर्म से हमें रिजल्ट क्या मिला बेटा, वो रिजल्ट है द पॉइंट्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा आर इन फेज। देखें C और C प्राइम को देखना चाहें, ये दोनों क्रस्ट के ऊपर मौजूद हैं, और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स, अभी हमने इसको बेटा डिफाइन किया है कि हमारे पास ये वेवलेंथ के बराबर होता है। क्लियर बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स ये हमारे पास बेटा वेवलेंथ के बराबर होता है। C डबल प्राइम के दरमियान में डिस्टेंस को देखना चाहेंगे, 2 लैम्डा आएगा। C ट्रिपल प्राइम बना लें नेक्स्ट क्रस्ट के ऊपर, तो लैम्डा पर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं, 2 लैम्डा के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, 3 लैम्डा के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे बेटा इन फेज होंगे, यानी कि उनका डिस्टेंस एक जैसा होगा, उनका बेटा जो आपके पास वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो भी बेटा एक जैसी होगी। जबकि दूसरा जो रिजल्ट हमें मिलता है, द पॉइंट्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन आर आउट ऑफ फेज फ्रॉम ईच अदर। हियर इज, गौर कर लें, C और D को देखना चाहें बेटा, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस बनता है वो आपके पास बेटा हाफ ऑफ द लैम्डा यानी कि लैम्डा बाई 2 बनता है। इवन के आपके पास D और C प्राइम के दरमियान में भी लैम्डा बाई 2, या D को यहाँ से नेक्स्ट वन देखना चाहेंगे बेटा, आपके पास D से लेकर दोबारा यहाँ तक, इधर से बेटा आपके पास ये नेक्स्ट वन आ जाए, इधर से P डबल प्राइम और D के दरमियान में देखना चाहेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2। आगे फर्दर इसी तरह से वो पॉइंट जिसके लिए डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के ऑड इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा है, तो 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 के ऑड इंटेग्रल मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो भी पॉइंट मौजूद होंगे इस डिस्टेंस के ऊपर बेटा वो आउट ऑफ फेज होंगे एक दूसरे से। कोई एक क्रस्ट के ऊपर मौजूद होगा तो दूसरा पॉइंट ट्रफ के ऊपर होगा, ये ट्रफ के ऊपर मौजूद है तो अगला क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा, ये क्रस्ट पर मौजूद है तो वो दूसरा ट्रफ के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से बेटा इसको कहा जाता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का ये लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद पीरियोडिक वेव्स की दूसरी टाइप बेटा हमारे पास बनती हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, इनको कहा जाता है। द पीरियोडिक वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग अलॉन्ग द
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, इनको कहा जाता है कि इस तरह की पीरियोडिक वेव्स जिनके अंदर मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा वेव की मोशन के ही सिमत में पाई जाए, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव पाई जाए, तो इनको बेटा नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स का। अब इन वेव्स को सेटअप कैसे कराते हैं बेटा, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक वही स्लिंग की स्प्रिंग है और इस स्लिंग की स्प्रिंग को हमने बेटा थ्रेड्स की मदद से, ये ग्रीन लाइन से मैंने डॉटेड लाइन लगाई हैं, ये बेटा थ्रेड्स हैं, छोटे छोटे धागे हैं और इन थ्रेड्स की मदद से बेटा इन स्प्रिंग को लटकाया गया है। अब इस स्प्रिंग के ऊपर बेटा हम फोर्स वैसे ही लगाएंगे कि हम इस स्प्रिंग को बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पकड़ के छोड़ देंगे, पीछे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे और इसको रिलीज़ कर देंगे, तो यहाँ से बेटा हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म आ जाएगी और ये वेव हमारे पास बेटा क्या बनती है, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स बनती है। अब इसके अंदर किसी भी एक पॉइंट से देखना चाहेंगे तो ये इसका बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रहेगा। ये थोड़ा सा मैंने इनलार्ज करके बनाया ताकि आपको वेव दिखाई दे, ठीक है बेटा। हालांकि आपके पास ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत के अंदर ट्रैवल करती हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट वन रेयरफेक्शन आएगा। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत के अंदर बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।